पूरा हफ्ता बड़ी हैपनिंग रही, अहम तरीन इशूज़ रहे, लेकिन इन्हीं तमाम अहम इशूज़ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो मसाइल हैं वो भी हाईलाइट होते रहे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की गई, जिसमें कहा गया असद कैसर की तरफ से कि वो मुज़ाकरात के लिए, बातचीत के लिए तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे ऐसे मामलात हैं कि जहाँ पर हमें नज़र आता है कि एक दूसरे से बातचीत के लिए कोई तैयार नहीं है। अब अगर इसमें यहाँ पर मिसाल दी जाए और बात की जाए शेर अफजल मरवत साहब की, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा रहे हैं, 2024 के इलेक्शन से पहले तक जो किरदार शेर अफजल मरवत साहब का रहा, इनफैक्ट उसके बाद भी, और फिर अचानक हुआ ये कि शेर अफजल मरवत को नोटिस भी किया गया और फिर इल्ज़ामात का एक सिलसिला शुरू हो गया। यानी शेर अफजल मरवत और अलीमा खान साहिबा के दरमियान जो है वो इल्ज़ामात की बातें शुरू हो गई। पिछले दिनों हमने ये भी देखा कि शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से जो असेंबली अरकान हैं उनकी जानिब से बात की गई, उनकी तरफ से हिमायत की गई और उनकी तरफ से सवालात बाकायदा तौर पर अपनी ही पार्लिमानी कमेटी से किया गया, अपनी ही पार्टी से किया गया कि अगर शेर अफजल मरवत को नोटिस किया गया है तो बाकी लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जिन्होंने किसी ने ट्वीट किया है, किसी ने कोई बात की है, उनको नोटिस क्यों नहीं किए गए। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, क्या वाकई शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा ज्वाइन करने जा रहे हैं, या अलीमा खान साहिबा जो बात कर रही हैं उनके जो इल्ज़ामात थे क्या आज भी वो अपने इल्ज़ामात पर कायम है। इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात लेने के लिए मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं शेर अफजल मरवत साहब, सीनियर सियासतदान हैं, रुकन कौमी असम्बली हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। बेहद शुक्रगुजार हूँ आपकी। अस्सलाम वालेकुम मरवत साहब। सबसे पहले आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, शेर असद कैसर साहब ने इस बात का इतराफ़ किया कि जनरल बाजवा को जो एक्सटेंशन दी गई थी वो सबसे बड़ी गलती थी, कौम से उन्होंने इस हवाले से माफ़ी भी मांगी। आप भी एतराफ़ करते हैं कि मियाँ साहब को जो सज़ा दी गई थी वो गलत थी। क्या खान साहब को भी इन गलतियों का एतराफ़ है जो आप मान रहे हैं या जो असद कैसर साहब मान रहे हैं? मैं असद कैसर साहब के इस फेल की सताइश करता हूँ और तमाम सियासतदानों को और पॉलिटिकल पार्टीज़ को मादी की गलतियों का एतराफ़ करना चाहिए ताकि आइंदा ये गलतियाँ न दोहराई जा सके। और जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक्सटेंशन में, बाजवा के एक्सटेंशन में किरदार अदा किए हैं, सबको मेरे ख्याल में पब्लिकली कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि ऐसे फ़ैसले जो हैं वो कौम के मुस्तकबिल और कौम की तकदीर पे असरानंदाज होते हैं। तो लिहाजा असद कैसर साहब ने एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। और भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं, ब्लंडर्स या मिस्टेक्स, जिन पे मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुल के कौम के साथ जो है सामने बात करें, इसमें पार्टी का वज़न और इज़्ज़त बढ़ती है, बजाय इसके कि कोई ये कहे कि जी इससे कोई चीज़ घटती है या इज़्ज़त में कोई कमी आती है। ये तो आपने फिर अपना मौक़िफ़ दे दिया ना। खान साहब को इन तमाम गलतियों का इदराक है जिसका तस्करा आप कर रहे हैं या जिसका तस्करा असद कैसर साहब कर रहे हैं? ये जो स्पेसिफिक जिस पे असद कैसर साहब बोले हैं, ये तो खान साहब कई दफ़ा कह चुके हैं, उनको इदराक है इस बात का। और मियाँ साहब की सज़ा के हवाले से? मियाँ साहब की सज़ा के हवाले से तो मेरा ख्याल है कि मेरा ज़ाती मौक़िफ़ तो यही रहा है कि जिस बेंच ने उनको सज़ा दी और जिस चार्ज पे सज़ा दी वो बनती नहीं थी। मैं एज ए कानूनदान बात कर रहा हूँ। मैं इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी होगी कि मैं जानबूझ के सियासी वजूहात के बिना पे गलत सज़ा को दुरुस्त करार दूँ। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लीडर्स को इसका इदराक हैं कि जो जिस तरीके से मियाँ साहब को आउट किया गया था वो गलत था। सही। अच्छा मरवत साहब, आज फिर मुज़ाकरात की बात असद कैसर साहब की जानिब से कर दी गई। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि ये मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि जब भी कभी मुज़ाकरात की बात पीटीआई के अंदर से की जाती है, आम रहनुमा करते हैं। इनफैक्ट मुझे याद है अभी आज से कोई 20-25 दिन पहले एक ख़त जिसके ऊपर 5 अरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम लोगों ने जिन्होंने सिग्नेचर्स कर दिए, लेकिन फिर खान साहब के एक्स से एक लंबी चौड़ी पोस्ट आ गई, इदारे के सरबराह के नाम लिख कर बाकायदा तौर पर तनकीद कर रहे हैं। जब कभी इस तरह की सिचुएशन बनती है, खान साहब की तरफ से इसी तरह का पोस्ट आ जाता है, तो ये कौन कौन लोग हैं जो नहीं चाह रहे हैं, और फिर कैसे मुमकिन होगा मुज़ाकरात की जानिब बढ़ना अगर रवैया ये रहेगा? तो मुज़ाकरात की अभी जो बातगश्त सुनाई दे रही है, मुझे मौजूदा वक्त में मुज़ाकरात होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। माजी में हमने मुज़ाकरात किए, कहीं पर हमने एरोगेंस शो की जी, या मौके से फ़ायदा नहीं उठाया, या मुखालिफिन को अंडर एस्टिमेट किया, उनके रिज़ॉल्व को अंडर एस्टिमेट किया, और कहीं पर मुखालिफिन ने भी हमें वरगलाया। लेकिन 2-3 मौके ऐसे आए जहाँ जेनुइनली हम फ़ायदा उठा सकते थे, बिलखसूस नवंबर के महीने में। जी।
اور مذاکرات جو ہیں اب مجھے ہوتے ہوئی اس لیے نظر نہیں آ رہے ہیں کہ مذاکرات ہمیشہ اس وقت پیشکش ہوا کرتی تھی جب کوئی تحریک ہوا کرتی تھی. اچھا، یہ آپ اسپیسیفکلی 25 نومبر کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن سوال اب پھر بھی یہاں پر یہ اٹھتا ہے کہ پہلے تو الزام لگا دیا جاتا تھا، یا پہلے تو یہ بات کی جاتی تھی کہ خان صاحب کو ان کے جو مشیر ہیں وہ مروا دیتے ہیں، لیکن اب تو جن مشیروں کی طرف اشارہ کیا جاتا تھا لیفٹ رائٹ ان کے، وہ تو نہیں ہے. تو اب کون ہے جو خان صاحب کو غلط مشورے دے رہے ہیں؟ یا پھر ایک اور مشورہ جو ابھی تازہ مشورہ آیا ہے، یا مشورہ آیا ہے یا ان کے اپنے ذہن میں آیا ہے کہ ضمنی الیکشن کا بوائیکاٹ کر رہے ہیں، کون دے رہا ہوتا ہے یہ مشورے انہیں؟ دیکھیے، خان صاحب کی قوت فیصلہ جو ہیں اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا ہے ان تمام فیصلوں کے لیے جو بالخصوص 8 فروری کے الیکشن کے بعد غلط ثابت ہوئے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ در حقیقت ہم نے یا پی ٹی آئی نے کوئی ایک بھی درست فیصلہ نہیں کیا ہے. ہمیشہ روزانہ کی بنیاد پہ غلطیاں ہو رہی ہیں. اور فیصلے تو خان صاحب کرتے ہیں. نہیں، وہ خان صاحب میں نے عرض کیا نا، دیکھیں جن حالات سے وہ دوچار ہیں، قید میں ہیں، رسائی نہیں ہے ان تک انفارمیشن کی، تو ان کی قوت فیصلہ کمزور ہو گئی ہے. دیکھیے، قوت فیصلہ جب آپ کرتے ہیں بالخصوص سیاسی عوامل پہ، تو وہ آپ حقائق کو مد نظر رکھ کے ہوئے کرتے ہیں. آپ کے پاس فیڈ بیک ہوتا ہے، آپ تمام اطراف کا جائزہ لیتے ہیں. ان کے پاس تو محدود چند لوگ گنتی کے وہی مخصوص لوگ جاتے ہیں اور وہی فیصلہ سازی کے لیے اپنے انداز سے بیانیاں پیش کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں یہ فیصلے تواتر سے غلط ہو رہے ہیں. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ موجودہ جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں، یہ جو کچھ مخصوص لوگ، جس میں آپ کہہ لیجئے علیمہ خان ہو گئی، سلمان اکرم راجہ ہو گئے، بیرسٹر گوہر ہو گئے، علی امین گنڈاپور صاحب بھی اس میں شامل ہیں، وہ بھی ملاقات کے لیے جاتے ہیں، بیرسٹر سیف ہو گئے، تو یہ 4-5 لوگ ہیں جن کے مطابق خان صاحب فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. خان صاحب کا اپنا فیصلہ نہیں ہوتے، یا جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ فیصلہ ہوتا ہے. دیکھیں، میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جس کا میں عینی شاہد رہا ہوں، وہ یہ ہیں کہ خالد خان صاحب کے سے جو فیصلہ کروانا ہوتا تھا، اس کے لیے جو لوگ گئے ہوتے تھے، ایک دیتا تھا، دوسرا تائید کر دیتا تھا، تیسرا انڈورس کرتا تھا، اور منظر کشی اس طرح ہوتی تھی کہ خان صاحب کو اسی فیصلے پہ پہنچنا ہوتا تھا. تو وہ کون لوگ ہوتے تھے؟ یہی جو ملاقاتیں کروا رہے ہیں وہی. دیکھیں، اب آپ دیکھیں نا، مارچ 2025 کے بعد خان کو کوئی ایک بھی صحیح رپورٹ نہیں دی گئی ہے. پارٹی کے جو معاملات ہیں، آپ 5 اگست کے ان کے ٹویٹ سے اندازہ لگائیں نا کہ 5 اگست کا بڑا عظیم الشان کامیابی ہوئی. حقیقت بتانی چاہیے نا کہ 5 اگست کو کیا ہوا. اور یہ پہلا احتجاج تھا گزشتہ 8 ماہ کے بعد، 9 ماہ کے بعد، اور اس میں یہ ناکامی جو ہے اس نے پی ٹی آئی کو بڑے ہی ایسے پیچیدہ حالات سے دوچار کر دیا ہے کہ اب تو ساری قیادت جو ہے اٹک پار بند ہو گئی ہے. اپوزیشن لیڈر جو ہیں ڈسکوالیفائی ہوئے، آمد ہیں گلٹی ورڈکس کی، مزید لوگ ڈسکوالیفائی ہوں گے.